टॉपिक है हमारा आज का बायोमोलिक्यूल्स। बिल्कुल एनसीईआरटी को हम लोग कवर करेंगे और अपने नीट एग्जाम पर पूरा फोकस रहने वाला है, फुल ऑन नीट। और आज मैं जो आपको बताने वाला हूं ये कंफर्म है कि यहां से क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है यहां से क्वेश्चन आएगा। चलो देखो भाई, बायोमोलिक्यूल्स की पहले हम चर्चा करें कि एक्चुअल में बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स है क्या चीज, क्या है भाई बायोमोलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स और बायो, बायो का मतलब हो गया लिविंग, यानी कि ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या है भाई? केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कहां पाए जाते हैं, जो पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, वही है बायोमोलिक्यूल्स। इनमें दोनों तरह के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन वाले भी और बिना कार्बन वाले भी। अब भाई जिनके पास कार्बन होता है उसको हम लोग कह देते हैं कार्बोनिक, या सिंपल सा कहिएगा ऑर्गेनिक। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड भी है, यानी कि जिनके पास कार्बन होता है तो कार्बन कंटेनिंग केमिकल कंपाउंड भी है। जो कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं। और ऐसे भी हैं जिनके अंदर कार्बन नहीं है, तो वो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब हो गया जिनके अंदर कार्बन एब्सेंट होता है, जहां पर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। हम बात करें यहाँ पर केमिकल एनालिसिस की, हम कोई भी एक टिश्यू ले लें और उस टिश्यू का केमिकल एनालिसिस वहां पर करें, तो क्या केमिकल एनालिसिस जो है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? तो चलो जरा हेडिंग डाल लीजिए, केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस ऑफ द टिश्यू। तो हमने भाई टिश्यू ले लिया, ठीक है, उसका केमिकल एनालिसिस हमको करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले यहां पर वो जो टिश्यू है, वो टिश्यू कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर जो आप टिश्यू ले रहे हो वो प्लांट से भी ले सकते हो, एनिमल से भी ले सकते हो। मान लीजिए हमने कोई सब्जी ले ली, कोई वेजिटेबल ले लिया, या मान लीजिए हमने कोई एनिमल टिश्यू ले लिया। एनिमल टिश्यू में जैसे मान लीजिए हमने लिवर का कोई पार्ट ले लिया, चिकन जो होता है ना उसमें भी लिवर होता है, उसका हमने कोई मान लीजिए छोटा सा पीस ले लिया, पीस ऑफ लिवर, छोटा सा हमने उसका एक पीस ले लिया। तो ये हमने टिश्यू ले लिया। सबसे पहले हमें क्या करना है? मोर्टार पिस्टल के अंदर इसको हमें ग्राइंड करना है। देखा भाई, इस तरीके का होता है। इससे हम लोग क्या करेंगे भाई? इस टिश्यू को ग्राइंड करेंगे। तो भाई हमारे पास जो भी टिश्यू है उस टिश्यू को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? ठोक ठोक के ठोक ठोक के ठोक ठोक के इसको ग्राइंड कर लेंगे, बढ़िया एकदम इसको बारीक कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने इस टिश्यू को क्या किया जी? इसको हमने कर लिया ग्राइंड, ग्राइंड कर लिया मोर्टार पेस्टल के अंदर, इसको हमने ग्राइंड कर लिया। अच्छा, साथ साथ में जब इसको ग्राइंड करेंगे तो वहां पर हमें इसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिलाना पड़ेगा। तो इसे ग्राइंड करना है विद दी ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाए, किसके साथ ऐड करना है इसको? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, CL3COOH के साथ इसे हम लोग ग्राइंड करेंगे और एक थिक स्लरी बना लेंगे। क्या बना लेंगे? थिक स्लरी। एक थिक स्लरी जो है वो बन करके तैयार हो जाएगी। अब ये जो थिक स्लरी है इसको एक फिल्टर मेम्ब्रेन पर छान लेंगे। वो फिल्टर मेम्ब्रेन क्या होगी? वो बेसिकली चीज क्लॉथ हो सकता है या कोई कॉटन हो सकता है। उससे हम लोग क्या करेंगे? इसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर दिस स्ट्रेन, या ये जो स्लरी है इस स्लरी को हम लोग छान लेंगे। तो मान लीजिए कि यहां पर ये है वो फिल्टर। ये फिल्टर क्या है बेसिकली? चाहो तो इसको कह दीजिए चीज क्लॉथ, वो हो सकता है, या फिर कोई कॉटन का हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जितना भी अपना पेस्ट बना था, जो थिक स्लरी बनी थी, उसको अपन यहां पर छानेंगे, इससे पार कराएंगे। तो क्या देखने को मिलेगा? मोस्टली जो लिक्विड वाली चीजें होंगी
जो स्मॉल फ्रैक्शन वाली चीजें होंगी वो इससे नीचे आ जाएंगी, तो भाई यहाँ से हमें कुछ चीजें नीचे निकल करके आ जाएंगी। भाई चलनी से जब आप छानते हो तो दो ही काम होते हैं। जैसे चाय को चलनी से छानोगे तो क्या होगा, चाय का जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा, चाय पत्ती, अदरक कुटा हुआ, ठीक है इसके अलावा इलायची, वो कुछ ऊपर रह जाएगा। कुछ पार्ट जो है इसका वो ऊपर रह जाएगा, कुछ पार्ट नीचे आ जाएगा, कुछ पार्ट ऊपर रह जाएगा। क्यों भाजी, यही होगा, कुछ पार्ट नीचे आ जाएगा, कुछ पार्ट ऊपर आ जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पर स्ट्रेन करने पर, छानने पर दो चीजें मिलेंगी, एक होगा क्या, फिल्ट्रेट, एक होगा रिटेंटेट। जो चीजें फिल्टर होकर के नीचे आ गई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिल्टरेट। ये क्या जी निकल आया नीचे, फिल्टरेट। जो चीज फिल्टरेट होकर के नीचे आ गई, फिल्टर होकर के नीचे आ गई, वो हो गया आपका फिल्टरेट। एक मिनट, वो हो गया जी आपका क्या, फिल्टरेट। और जो चीजें ऊपर रह गई उसको हम लोग बोल देंगे कि ये हो गया रिटेंटेट। ये जो चीज ऊपर रह गई है इसको बोलेंगे हम लोग रिटेंटेट। किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से इसमें नहीं होनी चाहिए। जो चीज फिल्टर होकर के नीचे आ गई उसको फिल्टरेट बोलते हैं, जो चीज ऊपर रह गई उसको रिटेंटेट बोलेंगे। जो फिल्टरेट है वो एसिड सॉल्युबल पूल है। ये क्या है भाई जी, ये है एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल है ये। और जो रिटेंटेट है वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है। ये क्या है भाई, ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, ये एसिड में इनसॉल्युबल है। और जो फिल्टर हुआ है वो एसिड में सॉल्युबल है। तो ये दो चीजें हमें जो है वो मिलकर के तैयार हो गई। तो क्या क्या मिला भाई हमको, हमको यहां पर मिला फिल्टरेट, तो हमको यहां पर मिला फिल्टरेट। और दूसरी चीज क्या मिली, दूसरी चीज हमको मिली यहां पर रिटेंटेट। जो उस छलनी से नीचे निकल आया वो फिल्टरेट, जो छलनी के ऊपर रह गया वो आपका रिटेंटेट। तो फिल्टरेट बेसिकली क्या है, ये फिल्टरेट जो है वो एसिड सॉल्युबल है, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है। जो हमारा टिश्यू हमने जो ग्राइंड किया था ना उसमें एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन कौन सा है, यही है, फिल्टरेट है। इसके अंदर हमें बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे इसके अंदर, माइक्रोमोलिक्यूल्स। इट कंटेन बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। इसके अंदर हमें बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलेंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से कम का होगा, जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कैसा होगा भाई, लेस देन 10,000 डाल्टन। किसी को कोई समस्या बोलो नहीं होनी चाहिए, काई की समस्या है इसमें, सब कुछ आसान आसान तो चल रहा है। फिर हम बात करें रिटेंटेट, रिटेंटेट जो कि एसिड इनसॉल्युबल वाला है। ये क्या है भाई, ये एसिड इनसॉल्युबल है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। जो एसिड में घुल नहीं पाया, जो छलनी के ऊपर रह गया वो था एसिड इनसॉल्युबल। इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो छलनी से नीचे नहीं निकल पाए। और जो छलनी से नीचे निकल गए वो माइक्रोमोलिक्यूल्स थे, फिल्ट्रेट थे। इसमें बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये छलनी के ऊपर ही रह गए, ये रिटेंटेट है। इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है मोर देन 10,000 डाल्टन। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काई की दिक्कत है इसमें, सब कुछ आसान आसान तो चल रहा है। ठीक है जी, अब यहां पर हम लोग बात करें जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस है उनके बारे में। एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनके एनालिसिस की चर्चा करें। अब यहां पर हमें क्या करना है कि जो लिविंग टिश्यू है बेसिकली उसका हमें वेट ले लेना है, वेट वेट जिसको हम लोग बोलेंगे, वे अ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू मतलब उसमें भाई पानी वगैरह सब कुछ होगा, मॉइस्चर वगैरह भी होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वेट बेट। वेट मतलब गीला, उसमें पानी है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सुखा लेंगे, ड्राई कर लीजिए इसको, यानी कि इसके अंदर का जितना भी पानी है वो सब एवोपोरेट हो जाने दीजिए। ड्राई करने के बाद उसमें जो बचेगा वो क्या होगा, वो होगा जी उसका ड्राई वेट। तो एक तरफ हमने ले लिया वेट वेट और फिर हमने ले लिया उसका ड्राई वेट। ड्राई कर लिया, ड्राई बेसिकली हम कैसे करेंगे,
उसमें जो पानी है उसको एवोपरेट करा दीजिए, एवोपरेट इट्स वाटर, पानी उसमें से एवोपरेट कर दीजिए, तो वहां पर जो मिलेगा वो अपन को मिलेगा ड्राई वेट। क्लियर हो रही है? अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर ये जो ड्राई वेट है यानी कि जो ड्राई कंपाउंड है उसको पूरी तरह से जला दीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको हमें फुल्ली बर्न करना है। जला क्यों रहे हैं सर? जला इसलिए रहे हैं कि ये टिश्यू है, इसको इसलिए जला रहे हैं कि इसमें से जितने भी कार्बन कंपाउंड होंगे वो सब ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। टू ऑक्सीडाइज्ड ऑल कार्बन कंपाउंड। भाई हमको कार्बन कंपाउंड का एनालिसिस नहीं करना है, हमको यहाँ पर किस चीज का एनालिसिस करना है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। हमारे पास क्या था, हमारे पास एक टिश्यू था, उस टिश्यू के अंदर हमें पता है कि दोनों चीजें होती हैं, उसमें ऑर्गेनिक भी होता है और उसमें इनऑर्गेनिक भी होता है, दोनों चीजें होती हैं, ये हमको जानकारी है। और ये हमको ये भी पता है कि जो ऑर्गेनिक होता है वो कार्बन वाला होता है, ऑर्गेनिक वाले जो होते हैं वो कार्बन कंपाउंड होते हैं। और हमको तो फिलहाल एनालिसिस क्या करना है, इनऑर्गेनिक करना है, हमको ये चाहिए ही नहीं। तो भाई इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पर ये जो टिश्यू है इस टिश्यू को पहले सुखा लीजिए और फिर उसके बाद इसको जला दीजिए, इसको जला दीजिए। जलाने से क्या होगा, इसके अंदर जितने भी कार्बन कंपाउंड है वो सबका हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ज्यादातर जो कार्बन कंपाउंड होंगे वो सब गैसियस फॉर्म में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे टू दी गैसियस फॉर्म। ज्यादातर जो कार्बन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर के हवा में उड़ जाएगा। तो भाई जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो भी कार्बन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के जो है वो एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। जलने पर थोड़ी बहुत अगर वाटर वेपर भी होगी, उसमें थोड़ा बहुत जो पानी होगा वो भी चला जाएगा, थोड़ा बहुत पानी हो गया वो भी चला गया, यानी कि यहाँ पर सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। ठीक है, थोड़ा बहुत वहां पर अगर H2O वगैरह था तो वो H2O जो है वो भी वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला गया। तो अब बचा क्या, अब बचा अपने पास केवल इनऑर्गेनिक। तो अब यहां पर हमको क्या बचेगा भाई, जलाने के बाद हमको क्या मिलती है, राख मिलती है। तो यहां पर हमको जो ऐश बचेगी, वो जो ऐश होगी उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर होगा केवल और केवल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो उड़ गया, जल गया वो तो। अब इसके अंदर बचेगा केवल क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कितना आसान सा तरीका है भाई। अब ये जो ऐश है, जो राख है, इसमें पूरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनको आप एनालिसिस कर लीजिए। इसमें आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। क्या देखने को मिलेंगे बाबू, इसमें हमको इनऑर्गेनिक एलिमेंट, जैसे जैसे हमको यहाँ पर कैल्शियम देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, सोडियम देखने को मिलेगा, पोटेशियम देखने को मिलेगा, एसेट्रा, ये हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये तो एलिमेंट थे, इसके अलावा यहाँ हमको इसी राख के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिल जाएंगे। जैसे जैसे हमें यहाँ पर SO4 डाई नेगेटिव सल्फेट देखने को मिल जाएगा, जैसे हमें यहाँ पर FO4 ट्राई नेगेटिव फॉस्फेट देखने को मिल जाएगा, जैसे हमें यहाँ पर CaCl3 कैल्शियम क्लोराइड देखने को, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट है सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिल जाएगा। हमें यहाँ पर NaCl देखने के लिए मिल जाएगा, ये हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इस राख के अंदर हमें ये चीजें देखने के लिए आराम से मिल जाएंगी। थोड़ा सा एलिमेंटल कंपैरिजन भी मैं आपको बताता हूं, वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एलिमेंटल कंपैरिजन, एलिमेंटल कंपैरिजन, ये एलिमेंटल कंपैरिजन किसके बीच का है, ये एलिमेंटल कंपैरिजन है बेसिकली हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का मैं एलिमेंटल कंपैरिजन बता रहा हूं। तो नॉन लिविंग लिख लीजिएगा एक तरफ, और एक तरफ लिख लीजिएगा लिविंग, एक तरफ लिख लीजिएगा लिविंग। लिविंग में जैसे हम इंसान ले लो, चलो हम ह्यूमन बींग्स का ले लेते हैं। ठीक है, हम कौन है भाई, लिविंग है। ठीक है, नॉन लिविंग में मान लीजिए आप ले लीजिए अर्थ क्रस्ट, हमारी जो जमीन है अर्थ क्रस्ट है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि हमारी अर्थ पर कौन से मिनरल्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, और हमारी बॉडी में कौन से एलिमेंट्स हैं, उसकी हम चर्चा करें। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं हाइड्रोजन की। किसकी बात करें बाबू, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे हाइड्रोजन की। कि हाइड्रोजन किस में कितना, हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H से लिखते हैं। तो भाई जो अर्थ क्रस्ट है उसमें हाइड्रोजन कितना है, उसमें है 0.14%।
कितना है भाई, 0.14% है अर्थ क्रस्ट के अंदर। वही हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन कितना है भाई, हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन है 0.5%। दूसरा अपन लिखे यहां पर कार्बन। कार्बन, कार्बन को किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। तो जो अर्थ क्रस्ट है उसमें कार्बन कितना है, 0.03%। अर्थ क्रस्ट में कार्बन कितना है, 0.03%। और हमारी बॉडी के अंदर कार्बन कितना है, 18.5%, 18.5%। स्टार लगा दीजिएगा, हमारी बॉडी में जो कार्बन है वो 18.5% है। ऑक्सीजन की हम बात करें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, O2 से। तो भाई हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसमें ऑक्सीजन कितना है, उसमें ऑक्सीजन है 46.6%, ये अर्थ क्रस्ट में है। वही हमारी बॉडी में कितना है, हमारी बॉडी में 65% ऑक्सीजन है। कितना है बाबू, 65% ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन की हम बात करें, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को कैसे लिखते हैं, नाइट्रोजन को लिखते हैं N2 से, या N भी लिख सकते हो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन पर। ये हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत कम है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन, यहां पर मैं एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा हूं, एटमॉस्फेयर में तो भर भर के नाइट्रोजन है, मैं तो अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा हूं। तो वेरी लिटिल इन अर्थ क्रस्ट, हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसमें तो बहुत ही कम नाइट्रोजन है, बहुत कम नाइट्रोजन है। वहीं ह्यूमन बॉडी के अंदर हम बात करें तो इसमें 3.3% नाइट्रोजन है। हम इंसानों के अंदर नाइट्रोजन कितना है, 3.3% है। और मैं बात करूं यहां पर सल्फर की, सल्फर जिसको बोलेंगे हम लोग S, एक काम कीजिएगा यहां पर सिंपल N लिखिएगा। अब जैसे सल्फर की बात करें तो सल्फर है यहां पर S, अर्थ क्रस्ट में कितना है, अर्थ क्रस्ट में है 0.03%। वहीं हमारी बॉडी के अंदर जो सल्फर है वो 0.3% है। और देखो भाई सोडियम की हम बात करें, सोडियम, सोडियम को कैसे लिखते हैं, सोडियम को लिखते हैं Na। सोडियम अर्थ क्रस्ट में कितना है, अर्थ क्रस्ट में है 2.8%। अर्थ क्रस्ट में कितना है, 2.8%। वही हमारी बॉडी में सोडियम कितना है, वही हमारी बॉडी में सोडियम है 0.2%। और देखो भाई कैल्शियम की हम बात करें, 7 नंबर पर लिखिएगा कैल्शियम, कैल्शियम को लिखते हैं Ca से। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर कैल्शियम कितना है, अर्थ क्रस्ट में है कैल्शियम 3.6%। वही हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम कितना है, हमारी बॉडी में कैल्शियम है 1.5%। मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को लिखा जाता है Mg। तो मैग्नीशियम कितना है, अर्थ क्रस्ट में मैग्नीशियम है 2.1% और हमारी बॉडी के अंदर है 0.1%, इतना मैग्नीशियम है। सिलिकॉन की बात कर लेते हैं, थोड़ी जगह कम पड़ गई है, कोई समस्या नहीं है, इसको भी हम ठीक किए देते हैं। अभी कैसे ठीक करोगे बाबा, ऐसे ठीक कर लेंगे, हमारे पास बहुत तरीके हैं। टेक्नोलॉजिया लगाओ भाई, थोड़ी सी टेक्नोलॉजिया, इसको करो सिलेक्ट, थोड़ा सा इसको लेकर के जाओ ऊपर, जाओगे कि नहीं जाओगे, मजाक कर रहे हो, हाँ हाँ, गया 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 गया, जाएगा 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 बाबू जाएगा। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, थोड़ा सा बस सिलिकॉन लिखने की जगह चाहिए मुझे। हट, हट। ऊपर चलो, और ऊपर, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस बहुत है, बहुत है, बहुत है। तुम मानोगे नहीं, मतलब है तुम्हारी, ये क्या कर दिया तुमने बाबू, इसको हटाओ यहां से, लो थोड़ा सा और, थोड़ा सा, अबे बच्चे देख रहे हैं, थोड़ा जल्दी कर ले। तुम मतलब चाइना के ही रहोगे, सुधार नहीं आया तुम में, दिखा रहे हो कि हाँ हम चाइना के हैं, हम ऐसे ही काम करेंगे, है खो हो के, रुक रुक के ही काम करेंगे हम लोग। हाँ तो चलो, थोड़ी सी जगह बनाई उसने, 9 नंबर यहाँ लिख लीजिएगा आप, सिलिकॉन। सिलिकॉन भी होता है क्या, हाँ सिलिकॉन भी होता है, ऐसा ही बोलते हैं इसको हम लोग। अर्थ क्रस्ट में होता है 27.7%, अर्थ क्रस्ट में कितना, 27.7%, और हमारी बॉडी में ना के बराबर, निल, नेग्लिजिबल होता है हम इंसानों की बॉडी में। आ रही है बात समझ में, याद रखना। चलो तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पर माइक्रोमोलिक्यूल्स की, जो हमारे फिल्ट्रेट थे जो ऊपर रह गए थे ना, उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे बायो
माइक्रो मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे किसकी? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स की। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन? जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से कम। फिर भी यहां पर कितना होता है? कम तो भाई बहुत कुछ है, कम तो एक भी होता है। कितना? तो आप एक रेंज यहां पर लिखिएगा, 18 से लेकर के 800 डाल्टन के बीच में इनका मॉलिक्यूलर वेट हमें देखने के लिए मिल जाता है। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सॉरी 18 से लेकर के 800 डाल्टन के बीच में, 18 से लेकर के 800 डाल्टन के बीच में हमें देखने के लिए मिल जाएगा। 18 से 800 डाल्टन के बीच में हमें देखने के लिए मिल जाता है। और मैंने आपको क्या बताया? और मैंने आपको बताया कि ये होता है एसिड सॉल्युबल। ये हमारा जो टिश्यू है उसका एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है। टिश्यू का एसिड सॉल्युबल, एसिड में घुलने वाला फ्रैक्शन बेसिकली यही है। यही है जो हमारे साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करता है, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। जो बेसिकली हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है ज्यादातर, वो बेसिकली यही है, एसिड सॉल्युबल पूल ही है जो हमारे मेन साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या क्या आता है? एग्जाम्पल, यही तो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्या क्या आता है भाई इसके अंदर? इसके अंदर आता है अमाइनो एसिड्स। क्या आएगा इसके अंदर? इसके अंदर आएगा अमाइनो एसिड्स, बहुत ही जरूरी चीज। इसके अंदर आएगा लिपिड। क्या आएगा बाबू? इसके अंदर आएगा लिपिड, अमाइनो एसिड, लिपिड। और बताओ, और इसके अंदर आएगा शुगर। शुगर क्या आएगा इसके अंदर? शुगर। और क्या आएगा इसके अंदर? इसके अंदर आएगा नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेसिस। तो ये चार चीजें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, अमाइनो एसिड, लिपिड, शुगर, नाइट्रोजन बेसिस। क्लियर? चलो भाई एक एक करके पढ़ें। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड्स, सबसे पहले हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड क्या है? ये ऐसे कंपाउंड हैं जो अमाइनो ग्रुप से बनते हैं। बेसिकली इनमें अमाइनो ग्रुप होता है NH2 और एक एसिड ग्रुप होता है COOH और कुछ हाइड्रोजन और कुछ वेरिएबल R ग्रुप होते हैं, उनसे बनते हैं। तो ये क्या है भाई? ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर ये चार चीजें होती हैं। क्या क्या होता है भाई? अमाइनो एसिड, तो एक तो भाई अमीनो ग्रुप इसके अंदर होगा, या अमाइनो ग्रुप बोल दीजिए आप, या अमीनो बोल दीजिए। अमीनो का मतलब होता है क्या? NH2, NH2 ग्रुप होगा। ठीक है। और क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर हमें एसिडिक ग्रुप मिल जाएगा। एसिडिक ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH, ये हमको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर हमें हाइड्रोजन एटम देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा बाबा? हाइड्रोजन एटम देखने के लिए मिलेगा। और इसके अंदर हमें कोई एक वेरिएबल ग्रुप भी देखने के लिए मिलेगा, और एक वेरिएबल ग्रुप देखने के लिए मिलेगा। यानी कि ये चार चीजें हमें इसमें देखने के लिए मिल जाती हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से। चार चीजें देखने को मिलती हैं। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? कुछ इस तरीके का, जैसे ये रहा कार्बन। अब इस कार्बन में क्या क्या है भाई? एक तरफ तो होगा भाई COOH, एक तरफ तो क्या है भाई यहां पर? ये रहा आपका एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। एक तरफ होगा यहां पर क्या है भाई? हाइड्रोजन। एक तरफ होगा वेरिएबल ग्रुप जिसको अपन R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक तरफ होगा अमीनो ग्रुप। एक तरफ क्या है? अमीनो ग्रुप, N, यहां पर H लगा दो, यहां पर भी H लगा दो। ये हो गया जी अपना। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? यहां पर ये पूरा की पूरा जो ग्रुप आपको दिख रहा है ये है अमीनो ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? ये अमीनो ग्रुप है। ठीक है। यहां पर ये जो पूरा की पूरा आपको नजर आ रहा है ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि एसिडिक ग्रुप है। ठीक है। ये कैसा होता है? एसिडिक ग्रुप है ये एसिडिक ग्रुप होता है। ठीक। ये आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये है हाइड्रोजन,
ये यहां पर क्या हो गया बाबा, हाइड्रोजन हो गया। और क्या बचा यहां पर और कलर ही खत्म हो गया। चलो ये है ना अपने पास एक ये आर ग्रुप है, ये आपका वेरिएबल ग्रुप है, यहां पर कोई भी एक एक्स्ट्रा में हो सकता है। ये यहां पर हो गया वेरिएबल ग्रुप। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यही है अमाइनो ग्रुप। ये क्या है, अमाइनो ग्रुप। यानी कि आप यहां अगर देखोगे तो कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप दोनों एक ही कार्बन पर अटैच्ड है, सेम कार्बन पर अटैच्ड है। इसी वजह से ये जो कार्बन है इसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। ऐसे ना लिख करके मेरे हिसाब से ऐसे लिख लो कि यहां पर क्या होता है कि जो अमीनो ग्रुप है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये दोनों प्रेजेंट होते हैं सेम कार्बन पर, आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन। ये सेम कार्बन पर अटैच्ड होते हैं। सो दिस कार्बन, इसलिए इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोला जाता है इस कार्बन को, इस कार्बन को कहा जाता है कि ये है अल्फा कार्बन। इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसलिए अमाइनो एसिड को हम लोग अल्फा अमाइनो एसिड बोलते हैं। सो कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अल्फा अमाइनो एसिड। आ रही है बात समझ में कि अल्फा अमाइनो एसिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन का मतलब क्या है कि उसमें एक ही कार्बन पर, सेम कार्बन पर अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। आ रही है बात समझ में, इस चीज को आप लोग याद रखना। ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ये आपके सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स होते हैं। दे आर कंसिडर्ड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिएगा, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ये क्या है भाई, ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। याद रहेगा, इसको आप लोग याद रखना, ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है ये। अब यहाँ पर अमाइनो एसिड के कुछ स्ट्रक्चर हम लोग बात करें, अमाइनो एसिड के डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। बेसिकली हम बात करें तो 20 प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स जरा हम लोग देखें। अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है जो मैंने आपको बता दिया। देखो कोई भी अमाइनो एसिड ले लो, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीन ग्रुप और ये हाइड्रोजन, ये तीन चीजें तो मिलनी ही मिलनी है। बस अब एक चीज यहां पर बदलती जाएगी और वो चीज क्या रहेगी, ये आर ग्रुप जो वेरिएबल है, जो चेंज होता है उसका नाम ही क्या है, वेरिएबल ग्रुप। बस वो वेरिएबल ग्रुप चेंज होगा, बाकी की ये तीन चीजें तो रहनी ही रहनी है। चाहे कोई भी अमाइनो एसिड हो, तीन चीजें तो सेम है, खाली एक वेरिएबल ग्रुप चेंज होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन देखो तीन चीजें तो सेम रहेंगी, COOH एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ NH2, ये तो सेम है। बस यहां पर जो R ग्रुप है वो बदल जाएगा। तो यहां पर जो R ग्रुप है वो हाइड्रोजन ही रहता है। तो ग्लाइसिन के अंदर क्या रहता है, जो वेरिएबल ग्रुप है, जो वेरिएबल ग्रुप है यानी कि जो R है वो क्या रहता है यहां पर, हाइड्रोजन। R ग्रुप जहां पर क्या रहेगा आपका, हाइड्रोजन रहता है। तो ये हो गया जी ग्लाइसिन, ये क्या हो गया, ग्लाइसिन हो गया। जैसे एलानाइन है, एलानाइन अमाइनो एसिड है आपका ये। तो अब एलानाइन अमाइनो एसिड में जो आर ग्रुप होता है वो होता है आपका क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप CH3। वहां पर भी सेम यही चीज रहेगा, ये आपका COOH ये प्रेजेंट होगा, एक तरफ NH2 प्रेजेंट होगा, एक तरफ हाइड्रोजन है। बस अब जो आर ग्रुप है वो यहां पर CH3 हो जाएगा। तो यहां पर भाई आर ग्रुप क्या है, यहां पर आर जो है वो CH3 है, यानी कि मिथाइल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट होता है। तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो अमाइनो एसिड हो जाएगा एलानाइन। जैसे कि और मैं बात करूं, सेराइन अमाइनो एसिड है, सेराइन सब कुछ वही है, ये आपका कार्बन है, यहां पर COOH है, यहां पर NH2 है, एक तरफ हाइड्रोजन है, ये तो सब में ही सेम है। बस एक चीज बदल जाएगी, जैसे यहां पर CH2OH हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहां पर होगा CH2OH। तो यहां पर जो R है वो क्या है, वो है CH2OH,
यानी कि हाइड्रोक्सी मिथाइल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। तो वो आपका सेरेन अमाइनो एसिड हो गया। क्लियर, कोई समस्या नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड को जरा आप लोग याद रखना। अब जरा हम लोग अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन को जरा समझते। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो जरा अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन को समझें। अमाइनो एसिड कितने प्रकार के, 20 प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में जरूरी है। 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, कुल 20 प्रकार के अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए, आर रिक्वायर्ड फॉर दी प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो उसमें कुल 20 प्रकार के अमाइनो एसिड की हमें जरूरत पड़ती है, या हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है। अब यहां पर हम अमाइनो एसिड को टोटल 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं। यहां पर ये जो 20 प्रकार के हैं उनको हम लोग 3 टाइप में बांट रहे हैं। कौन कौन से हैं वो 3 टाइप, जरा देखें उनको। देखो जरा 3 टाइप, सॉरी, एक टाइप हम बनाएंगे एसिडिक अमाइनो एसिड का। कौन सा? एक होगा एसिडिक अमाइनो एसिड। ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो एसिडिक नेचर के हैं। कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि बेसिक नेचर के हैं, बेसिक अमाइनो एसिड जो कि बेसिक नेचर के हैं। और कुछ ऐसे हैं जो ना एसिडिक है ना बेसिक है, जिनको हम लोग बोल देंगे कि ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। ये हो गया जी अपना न्यूट्रल अमाइनो एसिड। किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत तो है सर, अभी थोड़ा और बताओ। तो एसिड अमाइनो एसिड का सबसे बढ़िया एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड। सबसे अच्छा एग्जांपल यहां पर क्या है? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड क्यों है जी ग्लूटामिक एसिड? क्योंकि यहां पर ग्लूटामिक एसिड में आपको 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने के लिए मिल जाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए ये कैसा हो जाता है, मतलब यहां पर COOH तो है ही, और एक CHO ग्रुप, सॉरी मैं कुछ और भूल गया, नहीं नहीं सही तो बोल रहा हूं, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पर देखने को मिल जाते हैं। और जैसे आपका जो बेसिक अमाइनो एसिड है यहां पर अमीन ग्रुप 2-2 देखने को मिल जाते हैं। यहां पर आपको 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिल जाएंगे। एक तो होता ही है, एक तो होता ही है, और जो R ग्रुप है वहां पर भी कार्बोक्सिलिक हो गया। यहां पर हमको 2-2 अमीन ग्रुप देखने को मिल जाते हैं, अमीनो ग्रुप। एक अमीनो ग्रुप तो होता ही है, एक और अमीनो ग्रुप है। भाई अमीनो ग्रुप बेसिक नेचर का होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं COOH, ये वाले जो ग्रुप है वो एसिडिक नेचर के हैं। ये होते हैं आपके NH2 वाले ग्रुप, ये बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जैसे वेलाइन, वेलाइन अमाइनो एसिड, ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना। वेलाइन अमाइनो एसिड कैसा है? न्यूट्रल है। ये कैसा है भाई? न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है भाई? क्योंकि इसमें आपको एक अमाइनो और एक कार्बोक्सिल ग्रुप मिल जाएगा जो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। अमाइनो ग्रुप और COOH ग्रुप दोनों जो है वो हमको यहां पर देखने को मिल जाते हैं, जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। आ रही है बात समझ में? इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अमाइनो एसिड और भी होते हैं, जैसे कुछ अमाइनो एसिड नोट करके लिख लीजिएगा, अच्छा पॉइंट है। कुछ एरोमेटिक अमाइनो एसिड भी होते हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं? जिनमें खुशबू आती है, जैसे जैसे टायरोसिन, जैसे फिनाइल लेनाइन, जैसे टायरोसिन हो गया, जैसे फिनाइल लेनाइन हो गया, ये नाम सुने होंगे आप लोग, टायरोसिन, फिनाइलेनाइन। और आपका ट्रिप्टाफेन, ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड जो है ना, ये सब कैसे हैं आपके? ये सब आपके ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो खुशबू वाले हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। अब यहां पर एक और क्लासिफिकेशन देखो, यहां पर अमाइनो एसिड को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होते हैं आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड और एक होते हैं आपके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एक तो होते हैं कौन से अमाइनो एसिड बाबू? एसेंशियल अमाइनो एसिड, एक तो ये होते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं।
तो एक एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं और एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, जो हमें अलग से लेने पड़ते हैं, डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी। ये बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, इसको हमें सप्लाई करना पड़ता है थ्रू दी डाइट, क्योंकि भाई बिना इसके तो बनेगा ही नहीं। एंड मस्ट बी सप्लाई थ्रू दी डाइट, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने में हमें प्रोटीन का, स्पेशली ये अमाइनो एसिड का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी इनको नहीं बना पाती है। और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है। दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, जो बॉडी जो है वो खुद से बना लेती है, वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। तो भाई यहां पर एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, जैसे यहां पर एसेंशियल अमाइनो एसिड में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड में जैसे लाइसिन, जैसे लुइसिन, जैसे लाइसिन अमाइनो एसिड है, जैसे ल्यूसिन अमाइनो अमाइनो एसिड है, जैसे आइसोल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, जैसे ट्रिप्टाफेन अमाइनो एसिड है, ट्रिप्टाफेन अमाइनो एसिड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है जो कैसे हैं, जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड है। कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं वो आपके नॉन एसेंशियल होते हैं, जैसे आपका ग्लाइसिन, यहां पर भी लिख लीजिएगा आप लोग। जो पॉपुलर नाम है, बस उन्हीं के नाम बता रहा हूं मैं आपको। जैसे ग्लाइसिन का नाम सुना होगा, सेरिन का नाम सुना होगा, ठीक है, एलानाइन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये एलानाइन भी कैसा है, नॉन एसेंशियल है। अर्जिनाइन का नाम सुना होगा, अर्जिनाइन, ईटीसी एसेट्रा। ये आपके कैसे अमाइनो एसिड हो गए, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हो गए। अब यहां पर मैं आपको कुछ और बातें बताऊं, जैसे आपने नाम सुना होगा ज्विटर आयन या ज्विटर आयोनिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। जरा इसको समझें अपन, ज्विटर आयन क्या होता है या ज्विटर आयोनिक नेचर क्या होता है। ज्विटर आयोनिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड, के जो अमाइनो एसिड हैं उनका ज्विटर आयोनिक नेचर क्या है, या ज्विटर आयन बेसिकली क्या होते हैं। देखिए, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके अंदर NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप, ये दोनों ही आयोनाइजेबल नेचर के होते हैं। ये बात आप जानते हो। इन अमाइनो एसिड के अंदर ये जो NH2 ग्रुप है और जो COOH ग्रुप है, बोथ आर आयोनाइजेबल इन नेचर। कैसे होते हैं, दोनों की दोनों आयोनाइजेबल नेचर के होते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसलिए अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशन में चेंज हो सकता है। इसी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस, द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है, कैन बी चेंज्ड एट डिफरेंट पीएच सॉल्यूशन। डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशन में इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है, बिल्कुल चेंज हो सकता है, नो डाउट, कोई भी बिल्कुल दिक्कत नहीं, बिल्कुल चेंज हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए जहां पर NH2 और COH दोनों ही आयोनाइज्ड हो जाएं, उनको हम लोग ज्विटर आयन बोलते हैं। तो ज्विटर आयन क्या है, इफ बोथ NH2 एंड COOH ग्रुप आर आयोनाइज्ड, अगर दोनों ही, वैसे अगर कोई एक हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन अगर दोनों ही आयोनाइज्ड हो गए तो, दोनों ही आयोनाइज्ड हो गए तो ऐसे आयन को हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे आयन को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलेंगे, ऐसे आयन को हम लोग ज्विटर आयन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे एक तरफ है भाई COOH, एक तरफ है H और एक तरफ है NH2 और एक तरफ है R, यही रहता है। अगर मैं यहां पर एक हाइड्रोजन आयन जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, NH3 और ये पॉजिटिव आ गया।
तो ये कैसा हो गया जी, ये बेसिक नेचर का हो गया। कैसा हो गया, ये बेसिक हो गया। क्लियर, ठीक है जी। और देखो यहां पर, अगर मैं यहां पर ये COOH, ये R है, ठीक है, या H लिखो, यहां पर एक तरफ R लिख लो और एक तरफ आपका NH2 है। अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर दूं इसमें से, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, हाइड्रोजन तो ये नेगेटिव में हो गया, ये एसिडिक नेचर का ऐसा अपन को नजर आ जाएगा। एक अगर यहां पर आयोनाइज्ड है, बेसिकली अपन एक काम करें एसिड बेसिडिक ना लिख करके, क्योंकि यहां पर इसका कोई मतलब नहीं है, अपन तो फिलहाल ये बता रहे हैं कि आयोनिक नेचर का क्या है। यहां पर आप देखोगे तो केवल अमीनो ग्रुप आयोनाइज्ड है, यहां देखोगे तो केवल अपना कार्बोक्सिलिक एसिड आयोनाइज्ड है। कुछ कंडीशन ऐसी बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं, नो डाउट, जिसमें ये दोनों ही आयोनाइज्ड हो जाएं। तो भाई C, एक तरफ R, एक तरफ H, जिसमें एक तरफ आ जाए COO नेगेटिव और एक तरफ आ जाए NH3 पॉजिटिव। ये जो आप देख रहे हो कि यहां पर आपको दोनों ही आयोनाइज्ड नजर आ रहे हैं, इसको ही बोलते हैं हम लोग क्या, ज्विटर आयन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये है ज्विटर आयन। आ रही है बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ये है हमारा अमाइनो एसिड। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छे से आप लोगों को अमाइनो एसिड समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आते हैं बाबू, यहां से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, तय है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में लिपिड के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।